राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत सारे सिलेबस हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देने जा रहे हैं और जिसके सिलेबस में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, उसके लिए अनिवार्य है आपका किडनी को पढ़ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, किडनी वृक्क अति महत्वपूर्ण भाग है, अति महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जी तंत्र का, जिसमें नेफ्रॉन होता है और वो नेफ्रॉन ही रक्त को छानने का काम करता है। तो आज मैं वृक्क की आंतरिक संरचना कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्सर्जी तंत्र का कौन कौन सा हिस्सा होता है इसके बारे में बताया था। जैसे बताया था, 2 किडनी होता है, 2 मूत्रवाहिनी नलिका होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और मूत्र पास करने के लिए, शरीर से मूत्र त्याग करने के लिए यूरेथ्रा होता है, जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग, और मूत्र को जमा करने के लिए मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ करके मूत्र जमा होता रहता है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को समझने से पहले, अगर आप उस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको इस वीडियो को समझना आसान होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना अगर देखोगे तो पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, वृक्क के 2 पार्ट होते हैं, है ना। किडनी के 2 भाग होते हैं और किडनी एक अत्यंत महीन झिल्ली के द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है। अगर उस मेम्ब्रेन को हटा देते हो, है ना, उस झिल्ली को हटा देते हो, जैसे प्याज आप काटते हो, देखते हो, तो प्याज जब छीलते हो तो उसमें देखोगे अत्यंत पतली झिल्ली होती है। अगर विश्वास नहीं हो तो आज प्याज छील के देखना। तो प्याज के ऊपर जिस तरह से एक पतली झिल्ली होती है, उसी प्रकार से हमारे वृक्क के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हटा देते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि वृक्क का जो कॉर्टेक्स भाग है, वृक्क 2 भाग का बना होता है। एक भाग बाहरी भाग, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंतः वाला भाग जिसको हम मेडुला कहते हैं। तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, ये वाला भाग देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये वाला भाग जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये रेड ब्राउन कलर का होता है और ये इस तरह से होता है, बीन शेप्ड होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, जिसका कि मैंने कल बताया था। ये वाला भाग आपका उन्नतोदर होता है ना, उठा हुआ रहता है, और ये वाला भाग जो आप देख रहे हो उन्नतोदर होता है। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको कल भी बताई थी। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता दिया था। आज हम देखते हैं कॉर्टेक्स बाहरी भाग है और इसके ठीक नीचे दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेडुला। वृक्क का 2 भाग है, एक भाग है कॉर्टेक्स और दूसरा भाग है मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी आवरण है वृक्क का और मेडुला भीतरी आवरण है वृक्क का। इसका आउटर पार्ट देखोगे वो आपका उन्नतोदर दिखेगा और अंदर का पार्ट आपको नतोदर दिखेगा। ये जो अब मैंने आपको बताया है लाल रंग की, जहाँ से नतोदर पार्ट है, जहाँ से छेद जा रहा है, वहीं से मैंने लाल रंग में बताया है, ये है वृक्क धमनी, जहाँ से शुद्ध खून वृक्क से लाया जा रहा है। छलने के बाद खून छन जा रहा है, कहाँ? वृक्क के नेफ्रॉन में। यहाँ से खून वृक्क धमनी में लाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जो आपने देखा, मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, यहाँ वृक्क शिरा है ये, और वृक्क शिरा से अशुद्ध खून, अपनी बॉडी से अशुद्ध खून जा रहा है, कहाँ? छनने के लिए। 2 भाग कल भी बताए थे। नीचे का जो हमारा पार्ट है ना, जिसको हम अधोमहाशिरा कहते हैं,
उससे नीचे वाला पार्ट से अशुद्ध खून जा रहा है और ऊपर से ऊर्ध्व महाशिरा से जो खून आ रहा है वो आपका इसी में छनने के लिए जा रहा है। मैंने कल भी बताया था कि हमारे शरीर में मात्र 4.5 से 5.5 लीटर खून है, लेकिन वो खून निरंतर बिना रुके बिना व्यवधान के परिसंचरित होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है और किडनी उसे छानने का काम करता है। तो किडनी का ये पार्ट मैंने आपको बताया, लाल रंग से वृक्क धमनी और ब्लू कलर से वृक्क शिरा। वृक्क में बाहरी पार्ट बताया कॉर्टेक्स है, भीतर पार्ट आपका मेडुला है। यहाँ पर एक छिद्र होता है, कल भी बताया था, आज ही बताया था, इस छिद्र को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। इस छिद्र का नाम है हाइलम। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम। इसके बाद देखोगे तो वृक्क में 10 से 12 की संख्या में ये पिरामिड, ये दिख रहा है ना, पिरामिड की तरह ऐसे उठा हुआ इस तरह से, ये दिख रहा है आपको पिरामिड। 10 से 12 की संख्या में पिरामिड जैसी संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। और जो हाइलम है, यहाँ से मैंने आपको बताया, यहीं से एक नली निकलती है प्रत्येक वृक्क से, जिसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी नली, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर, हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिनी नली। समझ में आ गया बात? मूत्रवाहिनी नली। और ये मूत्रवाहिनी नली आगे चल करके इस तरह का जो ब्लैडर है ना, उस ब्लैडर में पहुंच जाता है। और ये है आपका मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो आपको पता चल गया, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, इसमें स्मॉल कैलिसेज, छोटे छोटे जो पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं छोटी कैलिसेज। क्या बोलते हैं इसको हम? छोटी कैलिसेज। और जो बड़ी होती है, जैसे जो आकार में बड़े हैं, इसको हम कहते हैं बड़ी कैलिसेज, लार्ज कैलिसेज इसको बोलते हैं। ये बड़ा आकार में है तो इसको बड़ी कैलिसेज बोलते हैं। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर परीक्षा में आए कि वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह का एक चित्र बनाना होगा। इस चित्र में वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, हाइलम, कॉर्टेक्स, मेडुला, यूरेटर, लार्ज कैलिसेज, स्मॉल कैलिसेज, पिरामिड, और जो ये छोटे छोटे आप पार्ट देख रहे हैं इस तरह का, ये पार्ट इसका अंदर की तरफ जो है मेडुला कहलाता है। ये वाली क्या है? मेडुला है। अंदर की तरफ का जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है? नेफ्रॉन है, ट्यूबल्स है, रीनल ट्यूबल्स उसको बोलते हैं। वृक्क नलिकाएं इसको बोलते हैं। और ये संख्या में 1 से 2 लाख तक होती हैं। कितनी? वृक्क नलिकाएं, इस तरह की जो नलिकाएं हैं छोटी 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 छोटी, ये संख्या में कितनी होती हैं? 1 से 2 लाख तक होती हैं। और इसी को हम कहते हैं नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन के माध्यम से आपके जो रक्त है वो छाने जाते हैं। रक्त यहीं पर आके छनता है, इसी नेफ्रॉन में आकर के छनता है रक्त। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसका नाम है नेफ्रॉन। उसका नाम है नेफ्रॉन, या आप उसको वृक्क नलिका भी कह सकते हो। इनकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वृक्क में 1 से 2 लाख तक होती है, जो एक महीन छलनी की तरह काम करता है। जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है, सूप छानने वाली छलनी होती है, इसी तरह से ये छलनी का काम करता है, जहां निरंतर बिना रुके रक्त छाना जाता है। अगर हम नेफ्रॉन का पार्ट को देखोगे, ये जो नलिका है, एक नलिका की अगर पार्ट हम देखते हैं तो इसमें हमको कई संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। एक नलिका इस तरह की है, एक नली है इस तरह की है, वृक्क नलिका जिसको हम बोलते हैं। इसके कई पार्ट हैं, इसका मैं कल डिस्क्राइब करूंगी कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। आज इतना ही समझो। एक पार्ट इसका कहलाता है बोमेन कैप्सूल। क्या कहलाता है?
बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? एक कटोरी जैसा, एक प्याले नुमा संरचना है। इस तरह की संरचना है, प्याले जैसा संरचना है। और इसमें क्या होता है, ये देखो, बहुत रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है इस तरह से, और यहीं पर रक्त आकर के छाना जाता है। ठीक है, जिसको हम इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस इसको बोलते हैं। और ये जो ट्यूबल्स है, यहीं पर कप लाइक स्ट्रक्चर है, प्यालेनुमा संरचना है, जहां पर रक्त केशिकाओं, जो केशिका हमारी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर आपके धमनी और शिराओं का आके मिलन हो जाता है, शिराकाएं और धमनिकाएं, ये दोनों रक्त केशिकाएं कहलाती हैं, और यहीं आकर के रक्त को छाना जाता है। ठीक है, तो क्या है? बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम जिसमें रक्त केशिकाओं का जाल रहता है ना, रक्त केशिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल रहता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर रक्त को छाना जाता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए रक्त कहाँ छाना जाता है, तो इस आपका प्रश्न का उत्तर होगा ग्लोमेरुलस में। रक्त कहाँ छाना जाएगा? तो ग्लोमेरुलस में रक्त को छानते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका कहलाता है वृक्क नलिका, हम कह सकते हैं वृक्क नलिका। वृक्क नलिका जो भी मैंने आपको बताया, रीनल ट्यूबल, इसके कई सारे पार्ट हैं। कल मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। इसका कई सारे इस तरह के कई घूमी हुई संरचना होती है, इस तरह की कई सारी घूमी हुई संरचना होती है, तो इसको मैं कल बताऊंगी। जिसमें एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, समीपस्थ कुंडलित भाग। नाम कैसे याद रखोगे? जो समीप का है, जो नज़दीक का है, उसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग। कुंडलित भाग इसलिए कि वो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे घुमा कॉइल है ना, इसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। कुंडलित भाग होता है, उसको जो नज़दीक का पार्ट है उसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग, जो दूर का पार्ट है उसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसमें एक यू आकार का इस तरह की संरचना पाई जाती है, यू के आकार का, जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। हेनले महोदय ने इस लूप की खोज की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया लूप ऑफ हेनले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी का, लूप ऑफ हेनले, जहां पर कई पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे कई सारे पदार्थ छानने के दौरान ग्लोमेरुलस छानने का काम करता है। तो ग्लोमेरुलस में ये तो क्या मोटा मोटी सभी रक्त में जितने भी चीज़ आते हैं ना, चाहे काम का हो या बेकाम का, वर्ज्य पदार्थ हो या आवश्यक पदार्थ हो, सबको ये छान देता है। एक बार तो छान के हटा देता है। ठीक उसी प्रकार से समझो, जैसे दीपावली के अवसर पर या हम घर की सफाई करते हैं, तो एक बार हम सारे घर से कचरे को निकाल देते हैं, फिर उसमें से छांटते हैं कि कौन हमारे काम का है। मान लो कलम हमारे काम का है, छांट के अलग कर दिया। किताब हमारे काम का है, छांट के अलग कर दिया। या कोई और चीज़ हमारे काम का है, तो उसको छांट के हम अलग कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर लूप ऑफ हेनले जो आपका यू लाइक स्ट्रक्चर है ना, यू जैसे स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर आकर के कई सारे जो आवश्यक पदार्थ हैं, इनका यहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद आता है संग्रह नलिका, कलेक्टिव ट्यूबल। जैसा कि नाम से ही पता है, संग्रह नलिका, यहाँ पर आकर के संग्रहण किया जाता है। और एक आता है डक्ट ऑफ बेलिनी, बेलिनी की नलिका। अब अगर आप देखोगे वृक्क नलिका के स्ट्रक्चर में, तो वृक्क नलिका को, है ना, सम्मिलित रूप से दूरस्थ कुंडलित भाग, समीपस्थ कुंडलित भाग, लूप ऑफ हेनले, बेलनी की नलिका, संग्रह नलिका, इन 4-5 चीज़ों में मैंने आपको बताया, वो सब मिला करके उसको हम रीनल ट्यूबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रीनल ट्यूबल, वृक्क नलिका, उसको हम नाम दे सकते हैं। ये मतलब वृक्क नलिका का एक पार्ट होता है, जिसमें एक पार्ट उसका ग्रीवा का होता है। मैं कल आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिएगा, और आपको मैं समझती हूँ कि समझ में आ गया होगा। कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी आए तो एक
गोल बॉल की तरह एक संरचना बना देना, सेम के बीज की तरह। यहाँ पर वृक्क शिरा बना देना, एक तरफ वृक्क धमनी बना देना। इसके बाद पिरामिड बना देना 10 से 12। वृक्क शिरा में कई छोटी छोटी शिराएं बना देना। इसी तरह से वृक्क धमनी में कई छोटी छोटी धमनियां बना देंगे। यहाँ से एक छिद्र निकलता है हाइलम, हाइलम से निकल रहा है एक नली यूरेटर, जहाँ से पेशाब छन छन करके कहाँ जा रहा है आपका मूत्राशय में। ये मूत्राशय है। और ये जो पार्ट होता है, यहाँ से एक नली होती है, नली जैसी संरचना सकरा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि पुरुष में मूत्र मार्ग और शिश्न का जो स्पर्म निकलने का मार्ग होता है एक ही होता है, और महिलाओं में अलग अलग होता है। इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताई हूँ। नेफ्रॉन के पार्ट में पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल, पैलिनोमेस संरचना है। उसी में दूसरा पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें रक्त केशिकाएं की एक गुच्छा होता है। तीसरा पार्ट इसका है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। चौथा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। पांचवा है लूप ऑफ हेनले। छठा है कलेक्टिंग ट्यूबल। सातवां है डक्ट ऑफ बेलिनी। तो जो मैंने आपको बताया कन्वोल्यूटेड, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूबल, डक्ट ऑफ बेलिनी, ये सब मिला करके रीनल ट्यूबल कहलाता है। रीनल ट्यूबल को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो आज मैंने आपको वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी आप बताएं जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है या पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं है, तो उनको भी अगर आप भेज देती हैं अपनी वीडियो, उनको बता देती हैं, तो जाने अनजाने आप एक पुण्य का काम कर रही हैं। तो इस तरह का पुण्य का काम विद्यादान करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो इजाज़त, जाने के लिए बाय बाय। ओके।